मैं अपने कमरे में बैठा था कि तभी फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ ऑफिस से आवाज़ आई। सुनिए, आपका ट्रांसफ़र हो गया है। कानपुर देहात के एक गांव में कल से ही ज्वाइन करना है। मैं चौंक गया, पर आदेश तो आदेश होता है। सुबह की ट्रेन से कानपुर निकल पड़ा। थोड़ी देर में कानपुर सेंट्रल पहुंचा और वहां से गांव की ओर चल दिया। गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। स्टेशन से उतरकर कच्चे रास्ते पर चला तो देखा एक आदमी लालटेन लेकर खड़ा है। वो आगे बढ़ा और बोला, बाबू साहब, आप वही शहर वाले बाबू साहब हैं ना? मैंने सिर हिलाया। वो मुस्कुराया। मैं आपका सेक्रेटरी रज्जू हूँ। आज रात मेरे घर रुक जाइए, कल सुबह आपका क्वार्टर दिखा दूंगा। रात हो चुकी थी। मैंने भी हामी भर दी। उसने मेरे लिए कमरे में बिस्तर लगाया और खुद बाहर सो गया। सुबह गांव में चहल पहल थी। मैं अपने ऑफिस पहुंचा, जहां सरकारी काम संभालना था, पर वहां अजीब सी बातें सुनने को मिली। जो भी यहां पहले पोस्ट हुआ था या तो बीमार पड़ गया या गायब हो गया। मैंने सोचा, ये लोग अंधविश्वासी हैं। शाम 5 बजे रज्जू आया और बोला, बाबू साहब चलिए, देर हो रही है। मैंने कहा, अभी तो शाम ही हुई है, क्या जल्दी है? रज्जू का चेहरा उतर गया। बाबू साहब, यहाँ शाम होते ही कोई बाहर नहीं निकलता, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। उसकी शक्ल देख मैंने सवाल नहीं किया और घर लौट आया। रात को बाहर मूसलधार बारिश होने लगी। बिजली कड़क रही थी। मैंने खिड़की से देखा, जो गांव सुबह तक शोर शराबे से भरा था वो अब एकदम सुनसान था, जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। दिल में अजीब डर समाने लगा। मुझे बार बार ख्याल आ रहा था, आखिर मेरे पहले वाले अफसर क्यों गायब हो गए और इस शाम का सन्नाटा क्यों? धीरे धीरे सोचते सोचते नींद आ गई। अगली सुबह ऑफिस पहुंचा तो थोड़ी देर में रज्जू भी आ गया। मैंने उससे पूछा, रज्जू, ये गांव शाम को सुनसान क्यों हो जाता है? पहले तो वो चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, बाबू साहब कुछ नहीं, बस आप उस जंगल वाले कुएं के पास मत जाइए। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या है उस कुएं में? रज्जू ने गहरी सांस ली और बोला, बाबूजी, मैंने खुद नहीं देखा, पर गांव में सब कहते हैं जो भी उस कुएं के पास गया कभी वापस नहीं लौटा। सालों पहले वहां एक औरत को काले जादू के इल्जाम में जिंदा कुएं में धकेल दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी पानी मांगती है, जो भी जाता है उसे खींच लेती है। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, आप उधर कभी मत जाइएगा। शाम फिर आई। रज्जू खाना देकर अपने घर चला गया।
रात के 8 बजे। नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। बार बार वही कहानी दिमाग में घूम रही थी। मैंने लालटेन उठाई और सोचा जाकर देखना चाहिए आखिर सच्चाई क्या है। धीरे धीरे गांव से निकलकर जंगल की ओर बढ़ा। जंगल में हवा सिसकियों जैसी आवाज कर रही थी। पत्ते अंधेरे में सरसराते थे। कभी लगता कोई पीछा कर रहा है। आखिरकार सामने आया टूटा फूटा काई से ढका कुआं। उसके चारों ओर अजीब ठंडक थी। मैंने लालटेन आगे बढ़ाई और तभी कुएं के अंदर से आवाज आई, पानी दो। कुएं का पानी हिलने लगा। धीरे धीरे एक औरत का चेहरा उभरा। आंखें लाल, बाल गीले और उलझे हुए। उसने हाथ बाहर निकालकर मेरा हाथ पकड़ लिया। ठंडा बर्फ जैसा स्पर्श। उसकी चीख गूंजी, पानी दो, नीचे आओ। अचानक मुझे और भी चेहरे दिखे। वही लोग जो पहले यहाँ पोस्ट हुए थे। सब कुएं में जाग रहे थे। उनकी आंखें बुझी हुई और सब एक साथ बोले, हमारे साथ नीचे आओ। मैं पूरी ताकत से हाथ छुड़ाने लगा। पास पड़ा बड़ा पत्थर उठाकर कुएं की मुडेर पर दे मारा। आवाज हुई। औरत करा उठी। उसकी पकड़ ढीली हुई और मैं भाग खड़ा हुआ। जंगल में दौड़ता रहा। लगता था कि परछाइयां मेरे पीछे पीछे दौड़ रही हैं। कभी पेड़ों से लटकते चेहरे दिखते, कभी कान में फुसफुसाहट सुनाई देती। गांव के बाहर अचानक गरजू मिल गया। मैं हांफते हुए उसे लिपट गया और सब बता दिया। रज्जू का चेहरा उतर गया। उसने मुझे अपने घर ले जाकर दरवाजा बंद किया। बोला, बाबू साहब, आपसे गलती हो गई। उस औरत की आत्मा अब आपको खोजेगी। पूरी रात घर की खिड़कियां कांपती रहीं। कभी लगता कोई दरवाजा पीट रहा है, कभी दीवारों पर पानी टपकता है। सुबह हुई तो सब सामान्य। गांव फिर से चहल पहल से भर गया। पर मेरे अंदर की हालत बदल चुकी थी। मैंने उसी दिन गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। आज मैं जिंदा हूं, पर उस कुएं की ठंडी पकड़ आज भी महसूस होती है। कभी कभी रात को कानों में वही आवाज गूंजती है और मैं सोचता हूं, अगर उस रात एक पल और ठहर जाता तो शायद मैं भी उसी कुएं में कैद होता।